ओम श्री गणेशाय नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आपको मुहूर्त के विषय में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बातें बताने का, तथ्यों को बताने का मेरा उद्देश्य आपको मुहूर्त संबंधी बातें सिखाना भी है और इसके द्वारा आप लाभान्वित हो सकें, ये मेरा उद्देश्य है। सबसे पहले प्रश्न उठता है, मुहूर्त है क्या? मुहूर्त का तात्पर्य वह न्यूनतम कालांश है, अर्थात मुहूर्त का तात्पर्य 48 मिनट का वह समय है जो कार्यकर्ता के लिए अधिकतम शुभत्व ले हुए हो, अर्थात जब प्रकृति आपके अधिकतम अनुकूल हो। यह अंतराल 48 मिनट या कम भी हो सकता है। 100% शुभता प्राप्त करना संभव नहीं है, लेकिन अगर देव कृपा, ग्रह कृपा, पितृ कृपा हो रही हो तो रोक भी कौन सकता है। कब आवश्यकता पड़ती है मुहूर्त की, इस विधि को अपनाने की? जब किसी कार्य को करने का संकल्प लिया हो या कार्य करना हो और हमारे पास समय भी पर्याप्त हो, तब पूर्ण विधि का पालन कर अधिकतम शुभत्व वाली घड़ी को तलाशा जाता है, अर्थात मुहूर्त ज्ञात किया जाता है। यदि समय कम हो, यथाशीघ्र कार्य करने की आवश्यकता हो, तो जो भी हमारे पास समय उपलब्ध है उसी में अधिकतम शुभत्व वाला समय तलाशने का प्रयास किया जाता है, अर्थात मुहूर्त निकाला जाता है। अगर समय बंधन है, जल्दी निकालना है, तो अभिजीत मुहूर्त या गोधूली काल, इनके साथ साथ कुंडली बनाकर अनुकूल समय बिंदु प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि अभिजीत मुहूर्त ये शास्त्रोक्त है, ऐसा समय है कि जब कहीं लग्न न मिल रहा हो या कहीं मुहूर्त न मिल रहा हो तो ये अपने आप में परफेक्ट मुहूर्त है। अब हमारे पास मुहूर्त तक पहुंचने के जो पार्ट्स हैं, जो आवश्यक अंग हैं, शास्त्रोक्त कथन है। नंबर 1, अयन। अयन 2 होते हैं। उत्तरायण अर्थात जब सूर्य मकर से मिथुन तक कहीं भी हो, और वैसे देखें फिजिकली तो उत्तरी गोलार्ध में होता है। और दक्षिणायन जब सूर्य कर्क से लेके धनु तक हो, किसी भी राशि में हो, और वैसे देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में है। सूर्य और चंद्रमा प्रकाश के स्रोत हैं, स्पष्ट देव हैं, तो इनका किसी समय उपस्थित रहना या किसी कार्य के लिए प्रेजेंट रहना शुभता को बढ़ाता है। इसीलिए उत्तर भारत वालों के लिए उत्तरायण किसी भी कार्य के लिए शुभ माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ, साल भर के समय में से 6 महीना हमारा किनारे हो गया, हमारे पास केवल 6 महीने बचे। हम समय बिंदु की तरफ जा रहे हैं। मास, अलग अलग मास अलग अलग कार्यों के लिए शुभता लिए हो सकते हैं, अर्थात उन कार्यों को उस महीने में करने में मदद मिल सकती है प्रकृति की तरफ से। जैसे हमने यहाँ पर गृह प्रवेश का मुहूर्त साथ में सीखने का प्रयास किया है, बता रखा है। तो इसमें माघ, फाल्गुन, बैसाख, ज्येष्ठ, ये गृह प्रवेश के लिए शुभ हैं। अब महीने तो और भी हैं, लेकिन गृह प्रवेश के लिए ये महीने ज़्यादा अच्छे हैं। इसके बाद बात आती है पक्ष की। पक्ष भी 2 होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष को देव पक्ष भी कहते हैं और कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष भी कहते हैं।
अब अगर देव कार्य करना हो, शुभ कार्य करना हो, अर्थात पितृ वाला कार्य न हो तो हम शुक्ल पक्ष को तलाशेंगे, और अगर पितृ वाला कार्य हो तो उसमें हम कृष्ण पक्ष को तलाशेंगे। साथ में चंद्रमा के बल का भी इसमें मिला हुआ ज्ञान मिला हुआ है इसी में। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पहले 5 तिथियों में बलहीन होता है, उसके बाद की 5 तिथियों में मध्यम होता है, अंतिम 5 तिथियों में पूर्ण बली होता है। कृष्ण पक्ष की पहली 5 तिथियों में चंद्रमा पूर्ण बली होता है, फिर मध्यम, फिर हीन या निम्न। लेकिन अगर शुक्ल पक्ष लेना है और उसमें भी अंतिम 5 तिथियों में से चयन करना है, तो पहले 6 महीने में से 1 महीना बच गया था, अब महीने में से भी कोई महीना जो हम सिलेक्ट करेंगे उसका भी 15 दिन बच गया शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में से भी हमारे पास समय कम बच गया कि 10, 11, 12, 13 अर्थात त्रयोदशी, ये दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा। और जबकि गृह प्रवेश के लिए द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी ये सारी तिथियां शुभ हैं, लेकिन ज़्यादा शुभ जिनमें चंद्रमा बली है वो दशमी से लेकर पूर्णिमा तक है, जो ब्लैक बोर्ड में लिखी हुई है सामने आपके। तिथि में नाम के हिसाब से प्रतिपदा वृद्धिप्रद होती है, द्वितीया मंगलप्रद होती है, तृतीया बलप्रद होती है। इस प्रकार से इनकी शुभता के बारे में आप अलग से अध्ययन कर सकते हैं, अध्ययन कर लेना चाहिए। नक्षत्र कार्य के अनुसार नक्षत्रों का चयन करना होता है। अब नक्षत्र स्त्री भी होते हैं, अधोमुखी भी होते हैं, ऊर्ध्वमुखी भी होते हैं, सौम्य भी होते हैं। तो हमें कार्य के हिसाब से मकान में गृह प्रवेश करना हो तो स्थिरता चाहिए। अगर मकान बनाना हो, मंदिर बनाना हो या चंद्रयान छोड़ना हो तो ऊर्ध्वमुखी नक्षत्रों को ढूंढा जाएगा। यदि मकान की नींव रखनी हो, कुआं बनाना हो, तालाब बनाना हो तो अधोमुखी नक्षत्रों को तलाशा जाएगा। यहाँ पर स्थिर नक्षत्र का उपयोग किया गया है क्योंकि गृह प्रवेश का मामला है। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा एवं रोहिणी शुभ है। अब बारी आती है वार की। मंगलवार और शनिवार को छोड़कर बाकी बार शुभ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बार हर चीज़ के लिए अशुभ है। अगर हमें इनसे संबंधित कोई कार्य करना हो, जैसे ऑपरेशन संबंधी कार्य के लिए मंगलवार शुभ है, तो लेकिन हमारा यहाँ पर कार्य गृह प्रवेश का था तो उसके लिए मंगलवार और शनिवार को छोड़कर बाकी शुभ है। कुछ बातें आपको और अध्ययन करना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल कम ज्ञान से या अल्प ज्ञान से ज़्यादा अच्छा लाभ नहीं उठाया जा सकता। करण तिथि में 2 करण होते हैं, एक तिथि में 2 करण होते हैं। अब इसमें कुछ करण तो अशुभ हैं, जैसे शकुनी, चतुष्पाद, नाग, किंतुग्न, ये चारों अशुभ हैं। यहाँ पर वणिज दिया गया है और लिखा भी गया है देवता की प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश और दुकान खोलने के लिए शुभ है। तो यहाँ पर हम गृह प्रवेश का ही मामला है तो सीधे सीधे इसी का उपयोग करें। हालांकि और भी होंगे लेकिन सबको यहाँ पर लिखना संभव नहीं है। अब जैसे इसी में और बता दूँ, एक कर्ण कौलव है, वो जिसका स्वामी पितर हैं, वो पितरों से संबंधित कार्य के लिए कौलव करण शुभ है। इसका मतलब पितर संबंधी कार्य के लिए कौलव करण को ढूंढेंगे। और देवता की प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश और दुकान खोलने के लिए वणिजकरण का चयन कर लिया गया है। योग, सूर्य एवं चंद्रों के अंशों से जोड़कर योग बनते हैं। इनकी संख्या 27 होती है और अतिगंड, शूल, गंड, व्याघात, वज्र, व्यतिपात, परिग, वैधृति 9 योग तो अशुभ हैं। इसका मतलब जो हमने कार्य यहाँ पर लिया है गृह प्रवेश का, उसके लिए इनका उपयोग नहीं किया जा सकता, इनको मुहूर्त के लिए छोड़ देते हैं। और योग के नाम भी उसका अर्थ बताते हैं। प्रीत योग है, सौभाग्य है, शोभन है। तो
जो नाम से ही उत्तम है, जिसका अर्थ अच्छा है, जिसको सुनने में भी अच्छा लग रहा है, इसका प्रभाव भी अच्छा है, उस योग का प्रयोग किया जाएगा। आपने देखा 6 महीने से हम 1 महीने में आए, साल से 6 महीने में आए, फिर 1 महीने में आए, फिर पक्ष 15 दिन रह गए, फिर नक्षत्र में आए, वार में आए, फिर करण में आए। धीरे धीरे हम समय की अल्पता के अब हम पहुंच गए हैं लग्न पर, अर्थात कार्य करना है। मान लिया आज कोई विशेष समय है या आज का दिन है, आज का दिन का मतलब तात्पर्य कोई भी दिन है। अब उस दिन में मकान में प्रवेश करने की बात है तो हमें स्थिर लग्न होना, जो कुंडली बनाएंगे उसका लग्न स्थिर होना चाहिए। तो 2, 5, 8, 11 लग्न माना चाहिए। ये हर समय तो आएगा नहीं, दिन भर में जितने लग्न बन सकते हैं उनमें से केवल ये 4 लग्न की बारी, इसका मतलब चौथाई लगभग हमारे पास 1/3 समय बच गया। इनको ढूंढेंगे। उसके बाद ये देखने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार से बनने वाली लग्न कुंडली में, लग्न में तो 2, 5, 8, 11 में से कोई भी हो। अब कोई भी में क्यों, हम उस आगे और उससे आगे बढ़ रहे हैं कि चंद्रमा 3, 6, 10, 11 भाव में हो। अगर हमने ये कुंडली लग्न कुंडली बनाई, इसमें चंद्रमा 3, 6, 10, 11 में सब में नहीं जाएगा, किसी एक में जा रहा होगा, तो हमने उस वाले को ले लेंगे। और शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो, अशुभ ग्रह 3, 6, 11 में हो, जातक की राशि लग्न कुंडली के 8th हाउस में न हो, या जातक की जन्म कुंडली का 8th लॉर्ड लग्न कुंडली के लग्न में न हो। अब यहाँ पर डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी बातें पहले भी आपसे कहा था कि 100% या 100% शुभत्व प्राप्त करना मुश्किल है, संभव नहीं है। तो इनमें से ज़्यादा जहाँ पर मिल जाए हम उसका उपयोग कर लेंगे। जैसे लग्न हमने स्थिर ढूंढ लिया और चंद्रमा 3, 6, 11 में आ गया, और शुभ ग्रह हमारे सारे के सारे केंद्र में नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। या शुभ ग्रह सारे के सारे केंद्र में मिल रहे हैं, चंद्रमा हमारा इन जगहों पर नहीं है, बस फिर कोशिश करेंगे अष्टम में न हो, द्वादश में न हो, इस प्रकार का प्रयास करेंगे। अर्थात ऐसा प्रयास करेंगे कि हमें अधिकतम शुभता प्राप्त हो और उससे हम लाभ उठा सकें। उम्मीद है कि आपको इससे थोड़ा सा ज्ञान मिला होगा और आप कुंडली बना पाएंगे या लग्न निर्धारित कर पाएंगे। धन्यवाद।